बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एग्रीकल्चर एवोल्यूशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सदाकत अली। आज की इस वीडियो में हम धान के काश्तकारों के लिए कीमती मालूमात लेके हाज़िर हुए हैं कि धान की फसल पर एक बीमारी का हमला होता है जिसे हम धान का भभ्भका कहते हैं, जिसे रास ब्लास्ट भी कहा जा सकता है। तो ये एक बीमारी हमारी फसल पर हमलावर होते हुए हमारे धान की फसल को मुतासर करती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये बीमारी किस तरह हमला करती है, धान के किन हिस्सों पर हमलावर होती है और किस तरह हमारी पैदावार को मुतासर करती है, क्या इसके लिए इक़दाम किए जा सकते हैं, इस बीमारी को किस फसल की हालत पर कंट्रोल किया जा सकता है और इसके लिए कौन सी स्प्रे इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि धान का भभ्भका है क्या, किस तरह फैलता है। तो ये एक बीमारी होती है फफूंदीकश बीमारी, जिसकी वजह से ये बीमारी मज़ीद दूसरे पौधों तक पहुंचती है। इसमें मुख्तलिफ़ हिस्से मुतासर होते हैं, जिसमें हम बात कर लेते हैं कि जो धान के पत्ते हैं वो भी मुतासर होते हैं, मुंजर भी मुतासर होते हैं, सिट्टे भी मुतासर होते हैं। इसके अलावा जो सिट्टे की गर्दन है या मुंजर की गर्दन है वो भी मुतासर होती है। इसी तरह जो पौधे की गांठ हैं वो भी इससे मुतासर होती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पत्ते इससे मुतासर होंगे तो उस सूरत में पत्ते पर क्या अलामत होंगे, क्या निशानात होंगे। अगर ये बीमारी पत्ते पर हमला करती है तो आप देखेंगे कि पत्ते पर आंखों नमा जो निशानात होंगे, अलामत मौजूद होंगी। तो जो अगर आंखों नमा जो अलामत होंगी मौजूद होंगी तो जो उसके दोनों साइडें होंगी वो नुकीली होंगी और वो भूरे रंग की, गहरे भूरे रंग की मौजूद होंगी। लेकिन अगर उसके दरमियाने हिस्से की बात की जाए कि अगर वो दरमियान में अलामत हों तो वहाँ पर जो मटैले रंग के निशानात होंगे, यानी हल्के सफ़ेद रंग के जो निशानात मौजूद होंगे। तो अगर इन्हें पसंदीदा मौसम मिलता जाता है, पसंदीदा मौसम में नमी कह सकते हैं, जो नमी अगर ज़्यादा होगी तो उस सूरत में ये निशानात ज़्यादा फैलेंगे, ज़्यादा बीमारी फैलेगी। उस सूरत में पत्ते ऐसे हो जाएंगे जैसे पत्ते जले हुए होंगे। तो उस सूरत में जो पत्ता खुराक बना रहा होता है वो भी कम बनाता है, पैदावार कम मिलती है, सिट्टे कम बनते हैं, दाने भी कम बनते हैं। तो इस सूरत में ये हमारे पत्तों को मुतासर करती है। लेकिन अगर बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पौधे की गांठें मुतासर होती हैं, अगर उस पर हमला होता है तो उस सूरत में क्या अलामत हो सकती हैं। तो उस सूरत में ये देखा जाएगा कि जो गांठें होंगी वो स्याही माल की रंग की होंगी और जो स्याही रंग के निशानात होंगे वो गांठ को घेर लेंगे और जो गांठ का ऊपर वाला हिस्सा होगा बस सूख जाएगा। उस सूरत में जो खुराक बन रही होती है, जो खुराक की मुंतकली होती है, जो खुराक ऊपर वाले हिस्सों तक पहुंचनी होती है, दानों तक पहुंचनी होती है, सिट्टे तक पहुंचनी होती है, वो मुतासर हो जाती है, पहुंच नहीं पाते, जिसकी वजह से सिट्टे कम बनते हैं या सिट्टे बन भी जाएँ तो जो दाने हैं वो भरपूर सेहतमंद और अच्छी पैदावार वाले नहीं बनते। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर मुंजर की गर्दन पर हमला हो जाए तो वहाँ पर किस तरह के निशानात होंगे। अगर वहाँ पर हमला हो जाता है तो वहाँ पर स्याही माल जो धब्बे हैं निशानात बन जाते हैं। इस सूरत में अगर वहाँ पर हमला होता है तो जो दाने को खुराक पहुँचनी होती है वो नहीं पहुँच पाती और जो दाने हैं वो खुराक नहीं ले पाते और जो दाने सेहतमंद बनने होते हैं वो भी नहीं बन पाते और हमें पैदावार कम मिलती है। तो इस तरह ये बीमारी पौधों के पत्तों पर, गांठों पर, मुंजर पर और मुंजर की गर्दन पर हमला करते हुए आपकी पैदावार को मुतासर करती है। तो इस सूरत में अगर ये बीमारी हमलावर हो जाती है तो तकरीबन 70 से 80% जो पैदावार है वो मुतासर हो जाती है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसके फैलने की क्या वजूहत हो सकती हैं, इसके हमले की क्या वजूहत हो सकती हैं। तो ऐसी ज़मीनें जो मैरा ज़मीनें होती हैं या ऐसी ज़मीनें जहाँ पर पानी खड़ा रखने की सलाहियत मौजूद नहीं होती तो वहाँ पर ये बीमारी हमला करती हैं। या उस सूरत में अगर हम बीमारियों वाला जो बीज काश्त कर रहे थे तो उस सूरत में भी ये बीमारी हमलावर हो जाती है। और इसी तरह अगर हम पिछेती फसल काश्त करते हैं तो उस सूरत में भी ये बीमारी हमलावर हो रही होती है। इसके अलावा जो फास्फोरस और जो नाइट्रोजनी खाद्य हैं अगर उसकी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको ज़रूरत से ज़्यादा फसल में डाल देते हैं तो उस सूरत में भी ये बीमारी ज़्यादा हमला करती है। तो अब बात कर लेते हैं कि इस बीमारी से बचने के लिए हम क्या हिफाजती इक़दाम कर सकते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो बीज काश्त कर रहे हो तो आप वो बीमारी से पाक होना चाहिए। फास्फोरस और नाइट्रोजनी खाद्य हैं उसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा अगर डाल लेते हैं तो ये बीमारी हमलावर हो जाएगी। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो नाइट्रोजनी खाद्य हैं उसको एक साथ में यानी किस्तों में इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरह अगर आप कर लेते हैं तो जो आपकी फसल है इस बीमारी से बच जाती है। उसके बाद कोशिश करनी चाहिए कि जब आपकी फसल गोब की हालत में आ जाए तो गोब की हालत से लेकर मुंजर बनने तक या सिट्टा बनने तक पानी की जो कमी है वो ना होने दें। तो जैसे ही आप पानी की कमी करते हैं तो ये बीमारी के हमले का खदशा बढ़ जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि हमने इसके लिए क्या तरीक़ाकार करना है, किस तरह इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस हवाले से मेरे काश्तकार भाइयों को यही मशवरा है कि अगर आपकी फसल मुंजर की हालत में है, सिट्टा निकाल चुकी है तो जो नुकसान होना था वो हो गया। इस सूरत में अपनी फसल पर किसी किस्म के जो फंजीसाइड हैं वो ना करें। लेकिन अब हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ वक्तों पर मुख्तलिफ़ इलाकों में काश्त की जाती है तो कहीं हमारी फसल गोब की हालत में है, सिट्टा निकाल रही है
तो सूरत में हम कौन सी स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चूँकि ये बीमारी एक फफूंदीकश बीमारी है, तो इसके लिए हम फंजीसाइड इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए मुख्तलिफ फंजीसाइड इस्तेमाल की जा सकती हैं, जो मुख्तलिफ मार्केट में मुख्तलिफ नामों से मिल रही होती हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डाइफेनोकोनाजोल, वो तकरीबन आपने 90 से 100 मिलीलीटर मिकदार इस्तेमाल करनी है। ये मिकदार आपने फी एकड़ इस्तेमाल करनी है और 100 लीटर पानी इस्तेमाल करना है और इस तरह इसको इस्तेमाल करते हुए अपनी फसल पर स्प्रे करवा देना है। लेकिन इस बीमारी की कशीदगी अगर ज़्यादा है तो सूरत में आप जो इसकी मिकदार है वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर इतना हमला नहीं है, हमला शुरू हो चुका है, तो आप ये मिकदार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि हिफाजती तौर पर जो फंजीसाइड है वो कर लेनी चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी ज़हर इस्तेमाल की जा सकते हैं उसमें ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल है, ये आप मिक्सर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मिकदार आपने तकरीबन 60 से 65 ग्राम फी एकड़ इस्तेमाल करनी है और 100 लीटर पानी इस्तेमाल करना है। ये उस सूरत में इस्तेमाल करनी है जब आपकी फसल में इतना हमला नहीं होता। लेकिन आप इसकी मिकदार बढ़ा सकते हैं उस सूरत में जब आपकी फसल पर धान के भभके का ज़्यादा हमला होता है। इसके अलावा आप जोक्सिस्ट्रोबिन और डाइफेनोकोनाजोल का भी मिक्सचर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मिकदार आपने तकरीबन 150 से 200 ml फी एकड़ इस्तेमाल करनी है। तो ये मुख्तलिफ ज़रूरी ज़हरें जो हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं और धान के भभके का कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुकामी ज़राई माहिरीन से जो इसकी मिकदार के हवाले से जो है मशवरा कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले अपनी फसल का मुआयना करवाएं, उस पर इसके हमले की क्या सूरत हाल है, उसके बाद ही जो मिकदार का तयन अपनी फसल पर लाजमी करवाएं। इसके अलावा एक और तरीकाकार ये भी करना है कि जैसे ही आपकी धान की फसल इख्तिताम को पहुँचेगी, यानी आप इसके बर्दाश्त कर लेंगे, तो जो इसकी बाकी जात हैं या जो इसकी पराली है उसको तलफ़ कर दें, क्योंकि वहाँ पर इसकी जो बीमारी के जरासीम पाए जाते हैं। तो अगर आप इसको तलफ़ कर देंगे तो आइंदा जो फसल होगी वो भी इस बीमारी से पाक हो जाएगी, अच्छी पैदावार हासिल कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि दूसरे काश्तकार भी इन मालूमात से फ़ायदा उठाते हुए अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। तो इस तरह की नई मालूमात के लिए हमारे चैनल एग्रीकल्चर एवोल्यूशन को भी सब्सक्राइब करें और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।